एफर्ट्स इन रॉन्ग डायरेक्शन ऑफन लीड यू अवे फ्रॉम सक्सेस। अर्थात गलत दिशा में किया हुआ प्रयास अक्सर आपको कामयाबी से दूर ले जाता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसो एजुकेशन पर। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, ये वीडियो होने वाली है इंग्लिश के ऊपर। अब इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सुनते ही बहुत से जो बच्चे हैं, खासकर हिंदी मीडियम वाले, सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका सिर्फ इंग्लिश की वजह से ही सिलेक्शन छूट रहा होता है। मैं भी उनमें से ही एक कैंडिडेट हुआ करता था, लेकिन एक सही स्ट्रेटेजी और सही बुक्स और सही जो भी आपका स्टडी मटेरियल अगर वो फॉलो करा जाए तो आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल 50 में से 50 स्कोर कर सकते हो। कोई इतना टफ नहीं है, कहने को है कि टफ है, लेकिन इतना टफ भी नहीं है इंग्लिश में स्कोर करना। तो जानने के लिए कि आपको क्या फॉलो करना है, कैसे आप स्कोर करोगे अच्छा, या कैसे आप इंग्लिश के स्कोर को बेटर कर सकते हो, इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए। अब रास्ते तो बहुत सारे हैं, एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन हमें सबसे छोटा रास्ता जो है वो अपनाना है कि सबसे कम मेहनत में हम सबसे ज़्यादा आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, और ख़ासकर ये वीडियो उन बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ज़्यादा ओरिएंटेड है, तो ज़रूर वो भी इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जिन लोगों ने मेरा ये चैनल एसो एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आगे भी मिलती रहे। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे इंग्लिश की, अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश को आप 3 हिस्सों में बांट दो। सबसे पहला वोकैब, ठीक है। नंबर 2 कॉम्प्रिहेंशन यानी अंडरस्टैंडिंग, और नंबर 3 ग्रामर, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में ये 3 सेगमेंट में आप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश को बांट सकते हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं वोकैबलरी की। वोकैबलरी हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो यहाँ से स्कोर करते हैं, क्योंकि कंपैरेटिवली इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को थोड़ा एज रहता है कॉम्प्रिहेंशन में। उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होती है, जिसकी वजह से उन्हें समझने में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है खास। लेकिन हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं वो स्कोर कहाँ करें, वो उस पॉइंट पे स्कोर करें ना जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को भी, जहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत है। और वो क्या होता है, वो होती है वोकैबलरी। मैं अपनी ही बात करूँ तो मैंने 50 आउट ऑफ 50 जो स्कोर किया था, आप ये जान के चौंक जाओगे, मेरे को 2 या 3 महीने ही मैंने इंग्लिश पढ़ी थी, जिसमें कि मैंने ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन ये दोनों ही नहीं पढ़े थे, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को एज था इंग्लिश मीडियम से, जैसे कि मैं पढ़ा हुआ हूँ, तो इसलिए मेरे को थोड़ा एज था, तो ये बिल्कुल नहीं पढ़े थे मैंने। लेकिन वोकैबलरी 2 या 3 महीने मैंने केवल और केवल वोकैबलरी पढ़ी, जिसके आधार पर मेरा 100% स्कोर आया। तो मैं आपको यही बोलूँगा, जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो बिल्कुल भी ये सोचकर निराश ना हो कि हम हिंदी मीडियम से हैं, हम अच्छा इंग्लिश में स्कोर नहीं कर सकते या स्कोर नहीं बढ़ रहा। आप उस सेक्शन को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दीजिए कि आप, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को भी करना होता है, कि आप उसमें तो मार्क्स लूज़ करो ही ना। एक बार आप उस सेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो आप उसमें बिल्कुल भी मार्क्स लूज़ नहीं करोगे, और हो सकता है कॉम्प्रिहेंशन में भी वो आपको फ़ायदा दे, और देता भी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ये करनी कहाँ से और कैसे करनी है। अब जैसे हम वर्ड से याद करते हैं, कोई भी वर्ड ले लेते हैं, जैसे मैं ले लेता हूँ पेंसिव। अब ढेर सारी बुक्स हैं, नए नए तरीके, ट्रिक्स वगैरह बताई हुई हैं। पेंसिव, इसको तोड़ देंगे, पेंसिव, किसी में मतलब ब्रेक करके एक लंबी चौड़ी सी ट्रिक बना देंगे। अब मैं अगर 1.5, 2, 2.5, 3 हज़ार वर्ड्स को ऐसे ट्रिक के साथ याद करूंगा, तो ना तो मैं ट्रिक याद रख पाऊंगा और ना ही मैं वर्ड को याद रख पाऊंगा। तो इससे बेटर क्या है, इससे बेटर यही है, कोई भी एक वर्ड है, हर वर्ड में ज़रूरी नहीं है कि आपकी कोई ट्रिक बने। मान लो 1000 वर्ड है, 1000 वर्ड में से 400, 500 या 600 ही ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें आप ट्रिक बना सकते हो। और ट्रिक आपको अपने हिसाब से बनानी है, किसी और की ट्रिक आपको फॉलो नहीं करनी। कोई कुछ भी ऐसी कैची सी चीज़, जैसे आपने पेंसिव पढ़ा, सडनली आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि पेंसिव का मतलब होता क्या है। जैसे मैं अपनी ही बात करूँ, मैंने पेंसिव को ब्रेक कर दिया था पेन और सिव में। अब इसमें पेन का मतलब ये है, कोई भी, जैसे कोई भी इंसान है, टेबल पे बैठा होता है, कुछ भी मान लो ये, ठीक है, उसके हाथ में एक पेन लगा हुआ है, तो वो कुछ भी सोच रहा है, सोच में डूबा हुआ है। एक कोई भी राइटर है, कुछ लिखना चाहता है, लेकिन लिखने से पहले वो कुछ सोच रहा है, तो वो डीप थॉट्स में है, बस यही इसका मतलब है, टू बी इन डीप थॉट विद ए पिंच ऑफ सैडनेस, ठीक है।
तो ऐसे ही आपको अपने हिसाब से वर्ड्स की ट्रिक बनानी है, किसी और की ट्रिक फॉलो नहीं करनी है, और ट्रिक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल जो प्रोनाउंसिएशन है वर्ड की उससे रिलेटेड होनी चाहिए। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी फ्यूचर में। ठीक है, अब बात करते हैं सोर्स की। तो वोकेबलरी के लिए आपको प्लिंथ टू पैरामाउंट यानी कि जो केडी कैंपस की आती है नीतू सिंह मैम की, वो। सेकंड नंबर एमबी पब्लिकेशन। अब जो एमबी पब्लिकेशन है ना, इसमें से आप ईडियम और फ्रेजेस ये मत करना, हिंदी में दिए हुए हैं, उनकी एक वजह है मैं आपको बताऊंगा। नंबर थर्ड एसपी बख्शी। अब इतनी सारी बुक्स को देखकर बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मान लो आपने 1000 वर्ड्स प्लिंथ टू पैरामाउंट से याद कर लिए और 1000 ही वर्ड्स इसमें है, लेकिन जो आपने इससे याद करें 1000 वर्ड्स, करीबन 600-700 वर्ड तो सेम ही होंगे, 200 या 300 वर्ड्स ही आपको नए मिलेंगे। ठीक है, तो ये सोच के बिल्कुल भी घबराइए मत कि 3-3 बुक्स हैं, इनको कैसे करेंगे। आप किसी भी एक बुक या 2 बुक को करते हो तो तीसरी बुक में बहुत ज़्यादा सेम होते हैं वोकैब, कुछ बहुत ही मिनिमम आपको जो है नई वोकैब मिलेगी। अब प्लिंथ टू पैरामाउंट कोई भी वोकैब है, आपको पढ़नी कैसे है? पढ़ना कुछ नहीं है। सपोज आपने आज 10 वर्ड याद करे हैं, ठीक है, और 10 ईडियम फ्रेजेस याद करे हैं, ईडियम फ्रेजेस और ये हो गए वर्ड्स। अब सिनोनिम एंटोनिम जो है वो वर्ड्स का ही पार्ट है। अब सिनोनिम एंटोनिम बहुत से लोग होते हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम जो है उन्हें अलग अलग याद करते हैं। भाई अलग याद क्यों करना? कोई भी एक वर्ड है, कोई भी मैग्निफिसेंट एक वर्ड है, उसका आपको मतलब पता है, और नीचे जो ऑप्शन में 4 वर्ड है उनका भी मतलब पता है, तो आप सिनोनिम और एंटोनिम खूब आसानी से निकाल सकते हो ना। तो वो अलग से करने की जरूरत नहीं है, आप बेसिकली वर्ड्स के मीनिंग्स को याद करो। ठीक है, उसमें कोई शॉर्टकट है नहीं, वो आपको याद करने ही है, बाय हुक और बाय क्रुक। आप अपनी ट्रिक से, टेक्निक से कैसे भी याद करो, लेकिन याद करो। सपोज आपने आज 10 वर्ड याद कर दिए और 10 ईडियम फ्रेजेस याद कर लिए, तो अगले ही दिन आपको 10 वर्ड और 10 ईडियम फ्रेजेस तो याद करने ही हैं, साथ में जो पिछले आपने 10 वर्ड्स और 10 ईडियम फ्रेजेस करे हैं उनको पहले रिवाइज करना है, फिर आपको याद करने हैं, और यही चीज़ आपको आगे फॉलो करती जानी है। यानी कि तीसरे दिन मैं 10 वर्ड फिर याद करूंगा, 10 ईडियम फ्रेजेस याद करूंगा, लेकिन उनको याद करने से पहले मैं 20 जो वर्ड्स याद कर रखे थे मैंने पिछले 2 दिन में, और 20 ईडियम फ्रेजेस याद कर रखे थे जो पिछले 2 दिन में, पहले उन्हें रिवाइज करूंगा। अब धीरे 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 आपका इसमें टाइम तो जाएगा लेकिन जब आप इन्हें रिवाइज करोगे तो उनकी स्पीड, जैसे शुरू के मान लो 10वें दिन आपको इन्हें रिवाइज करने में 10 के हिसाब से 100 वर्ड हो गए, 100 वर्ड्स को रिवाइज करने में आपको मान लो आधा घंटा लग रहा है, तो आप 15वें या 20वें दिन उन्हीं को रिवाइज करने में आपको हार्डली 12, 13, 14 मिनट लगेंगे। तो इसमें जितना भी लेवल बढ़ जाएगा धीरे धीरे, इससे फ़ायदा क्या होगा, आप जो भी वर्ड याद करोगे ना वो आपके जहन में एकदम ऐसे सेट हो जाएगा, आप उसे ज़िंदगी भर कभी भूलोगे नहीं। और सारा खेल इंग्लिश में वोकैबुलरी का भूलने का ही होता है। ठीक है, तो ये इस स्ट्रेटजी के साथ ये मैंने पर्सनली खुद ने फॉलो करी थी, और आप इसे एक बार करके तो देखो, 10-15 दिन आपको लगेगा कि इतना भी टाइम इसमें नहीं जा रहा है, और लेकिन माइंड में भाई एक बार मेहनत करने के बाद अगर वो सेट हो गया आपके माइंड में, तो मेहनत भी तो काम आई ना आपके। ठीक है, और वैसे इतना टाइम इसमें लगेगा नहीं, हार्डली आपको, अगर जैसे आज से मैं बात करूँ, स्टार्ट करता हूँ, तो 20वें दिन करीबन मेरे को 1.5 से 2 घंटा लगता था बस सारे वर्ड्स को रिवाइज करने में और उस दिन के नए वर्ड्स याद करने में। ठीक है, ये प्रोसेस अगर आपने कॉन्टीन्यूसली 3 महीने भी फॉलो कर लिया तो आपकी आराम से 1000-1500 वर्ड्स की वोकेबलरी और 1000-1500 वर्ड्स के ईडियम फ्रेजेस आराम से आप याद कर पाओगे। ठीक है, और आप कैपेबल हो जाओगे किसी भी एग्जाम की वोकेबलरी को ठीक ठाक तरीके से या उसमें ठीक स्कोर करने के लिए बिल्कुल कैपेबल हो जाओगे। तो पहले प्लिंथ टू पैरामाउंट करनी है आपको, इसमें आपके ईडियम फ्रेजेस जो हैं 2 सेक्शंस में हैं वो भी करने हैं। एमबी पब्लिकेशन है, इसमें से ईडियम फ्रेजेस नहीं करने हैं। ईडियम फ्रेजेस इसलिए नहीं करने क्योंकि इसमें हिंदी में ईडियम फ्रेजेस दिए हुए हैं। अब हिंदी से होता क्या है, मैंने कोई भी ईडियम फ्रेज जो है वो याद कर लिया हिंदी में, अब ऐसे एक से बहुत ज़्यादा ईडियम फ्रेजेस ऐसे होते हैं जिनके हिंदी में जो मतलब है वो सेम होते हैं, फिर एग्जाम में आपको होता है कन्फ्यूजन। तो आप ईडियम फ्रेजेस ना याद करें, इससे आप एसपी बख्शी से और प्लिंथ टू पैरामाउंट से ही ईडियम फ्रेजेस अगर याद कर लेते हो तो वो आपको मोर देन इनफ होंगे किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, एमबी की बात हो गई, और एसपी में से भी आपको ग्रामर पार्ट भी बोलते हैं लोग बोलने के लिए, लेकिन पर्सनली मैंने इसमें से ग्रामर पार्ट नहीं किया था, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये वोकेबलरी के लिए यूज़ करी थी। ठीक है, चलिए कॉम्प्रिहेंशन की बात कर लेते हैं। भाई कॉम्प्रिहेंशन होता है अंडरस्टैंडिंग। मैंने आपके आगे कोई भी इंग्लिश में लाइन बोली, आप उसका क्या मतलब समझ रहे हो, सही समझ रहे हो या फिर पार्शियल मतलब समझ रहे हो, तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी, आइदर वो न्यूज़पेपर हो,
नोवेल हो, आर्टिकल हो, ऐसे हो, कुछ भी पढ़ लो। आप अपने खाली टाइम में कभी भी रात को लेट रहे हो या सुबह उठ भी रहे हो, आप केवल 10 से 15 मिनट ही आर्टिकल ऐसे वगैरह कुछ भी हो, कोई भी सोर्स हो, आप उसे बस रीड करो। रीड करके हो सकता है शुरुआत में आपको मतलब 50% समझ आए, फिर 60 हो जाए, 70 हो जाए, लेकिन इससे होगा क्या, आप पैसेज को, आप उस डेटा को समझना शुरू कर दोगे धीरे धीरे। अब इससे क्या होगा, एग्जाम में आप जब भी कोई भी पैसेज आएगा या कुछ भी आएगा, कोई क्वेश्चन भी आएगा, वो फर्स्ट गो में, फर्स्ट रीडिंग में आप उसे समझ जाओगे। तो कॉम्प्रीहेंशन को एनहेंस करने का यही तरीका है। आपके आगे जो भी चीज़ आए, आर्टिकल हो, एस्से हो, न्यूज़पेपर हो, कुछ भी हो, आप बस उसे 10 से 15 मिनट डेली रीडिंग करनी है। बस आपको किसी भी चीज़ की रीडिंग करनी है जो कि इंग्लिश में हो बस। इससे आपकी कॉम्प्रीहेंशन डेफिनेटली बढ़ेगी। बस इसको कॉन्टीन्यूसली आप लगातार रखना। इससे होगा क्या, आप जब एग्ज़ाम दोगे तो पैसेज जो है, बहुत बार पैसेज समझ नहीं आता है कि ये बोल क्या रहा है। पूरा पैसेज शुरू से एंड तक पढ़ लिया, 2-3 मिनट भी दे दिए, लेकिन समझ ही नहीं आया कि क्या बोल रहा है। तो रीडिंग करने से क्या होता है, उस पैसेज का आपको एग्जैक्ट जो मतलब है वो समझ आएगा। तो कॉम्प्रीहेंशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको ये रीडिंग। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि न्यूज़पेपर ही पढ़ो, कुछ भी पढ़ो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से। ठीक है, चलो कॉम्प्रीहेंशन की बात होगी। अब बात करते हैं ग्रामर सेक्शन की। अब ग्रामर सेक्शन जो है, बहुत से लोग डिफरेंट टीचर डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ते हैं। आप कहीं से भी पढ़ लो, ग्रामर कभी भी अपने आप में कंप्लीट हो ही नहीं सकती। आपने 10 रूल पढ़े, आप किसी और सोर्स से देखोगे कि उसने एक नया रूल बता दिया। तो इसको टैकल करने का क्या तरीका है, आपने जहाँ कहीं से भी ग्रामर पढ़ रखी है, किसी सोर्स से, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, किसी भी टीचर से, आप सबसे पहले उनके नोट्स को रिवाइज कर लो। अच्छे से रिवाइज करने के बाद एक सेपरेट ऑक्सिलरी नोटबुक बना लो। उसमें क्या है, जैसे कि आप कोई भी पेपर दे रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हो या मॉक दे रहे हो, उसमें कोई क्वेश्चन आया और उसका जो रूल है वो आपके नोट्स में लिखा नहीं हुआ, तो आप उस रूल को उस ऑक्सिलरी नोटबुक में रख लो, नोट डाउन करके रख लो, और उसे बाद में आप रिवाइज करते रहना। वीकली या मंथली या फोर्टनाइट आप उसे रिवाइज करते रहना। अब इससे क्या होगा, जो भी आपके नोट से अलग जो भी डेटा है जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, वो भी आपका पैरेलली प्रिपेयर होता रहेगा। बाकी प्रिपेयर करने के बाद जब आपकी ग्रामर जो है आपके नोट से प्रिपेयर हो जाए, तो एक बुक आती है मिरर ऑफ कॉमन एरर्स बाय ए.के. सिंह। कॉमन एरर्स ए.के. सिंह, ये इतनी ज़बरदस्त बुक है कि कोई बच्चा है जो ग्रामर में बिल्कुल जीरो होता है ना, उसको ये 100 तक ले जा सकती है। इतनी एबिलिटी है इस बुक में। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे ग्रामर में बिल्कुल स्कोर नहीं आता था जब मैंने शुरुआत में, पहले मेरे को आज भी याद है, मेरा जो पहला मॉक था उसमें मेरे 17 नंबर थे इंग्लिश में आउट ऑफ 50, जो कि केवल और केवल मेरी प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग के आधार पर थे। 17 से 50 आउट ऑफ 50 लाने में इस बुक का बहुत बड़ा योगदान है भाई। वोकेबलरी से मैं केवल 30, 35 या 40 तक स्कोर कर सकता हूँ, लेकिन ग्रामर पार्ट भी मुझे करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, अगर मुझे अच्छा या फिर 100% स्कोर करना है तो उसके लिए मेरे हिसाब से इससे बढ़िया बुक मार्केट में है ही नहीं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर जो सेट्स हैं वो तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर मैं बात करूँ सिर्फ ग्रामर को प्रैक्टिस करने के लिए, तो इससे बढ़िया कुछ भी बुक है नहीं। इसके पीछे ना प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। आप 10 या हर सेट में 10 क्वेश्चन होते हैं, किसी में 15 होते हैं, किसी में 20 होते हैं। डेली के 3-4 सेट भी अगर आप लगाओगे तो आप इसका रिजल्ट विद इन 15 डेज देख लोगे कि आपको ग्रामर में जो भी क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देखते हो, पढ़ते ही आपको स्ट्राइक करेगा माइंड में कि इसमें क्या एरर है। तो पर्सनली मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, आप इस बुक को कम से कम 1 से 2 बार तो ज़रूर कीजिए, और ये अगर आपने ऑनेस्टली सिंसियरली कर ली ना, तो आपको ये इशू नहीं होगा ग्रामर में। लेकिन इसको करने का भी एक तरीका है। क्या तरीका है, सपोज कोई भी एक क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है जी, आपको एक सेपरेट अलग से एक पेज लेना है, उसमें लिख देना ये क्वेश्चन है 1 2 3, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, आपको लिख देना 1 2 3। इसमें पार्ट बने हुए हैं, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, ऐसे पार्ट बने हुए हैं, और डी पार्ट। अब आप जब क्वेश्चन को इसको सॉल्व करो तो मान लो बी पार्ट में एरर है कुछ। अब ऐसा हो सकता है आपके हिसाब से बी पार्ट में तो एरर है, आपके हिसाब से वॉज की जगह वर आना चाहिए था, और ओरिजिनली एरर बी पार्ट में ही है, लेकिन वॉज की जगह वर का एरर नहीं था, उसमें वर्ब की फॉर्म का एरर है। फर्स्ट फॉर्म थी, उसमें थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, उसमें उस चीज़ का एरर है। तो इससे क्या होता है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बस ये देखते हैं अच्छा बी में एरर मैंने मार्क किया है, बी में ही आंसर दिया, बी ही आंसर है,
बस वो टिक करके आगे चल देते। इससे वो उन्होंने कुछ सीखा नहीं। भाई अभी आप कंपटीशन में थोड़ी बैठे हो, जब आप पेपर दो, पेपर देते टाइम अगर आप कुछ भी सोच रहे हो बाय हुक और क्रुक, आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। लेकिन अभी तो आप सीख रहे हो ना, तो सीखते टाइम आप ये भी जानो ना कि आपका एरर जो आपने सोचा था क्या उसी चीज़ का एरर है, सिंटैक्स एरर, ग्रामेटिकल एरर क्या वही है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक पेज लेना है, उसमें आपने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखा तो मैंने इसमें लिख दिया कि भाई पार्ट बी में एरर है। अब बी में क्या एरर है भाई, वॉज की जगह ना वर आएगा। ऐसे करके आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये सबसे प्रोडक्टिव तरीका है और सबसे एफिशिएंट तरीका है, और सबसे ज़्यादा आउटपुट ही आपको इस तरीके से मिलेगा इन प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने का। ठीक है, तो आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि आप तीनों इन सेगमेंट्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हो और कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, एक डिसेंट स्कोर आप इंग्लिश में लेके आ सकते हो और अपनी ड्रीम पोस्ट तक पहुंच सकते हो। क्योंकि बहुत से लोगों की ड्रीम पोस्ट जो है सिर्फ इंग्लिश में लो स्कोर की वजह से रह जाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये हेल्प करेगा ये तरीका आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।